चलिए भी ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है एंड आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आप इस क्लास का रेफरेंस लेकर के चलेंगे लोक प्रशासन के साथ, और लोक प्रशासन के संदर्भ में आज से मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स स्टार्ट कर रहा हूं जो हमेशा आप लोग की परीक्षाओं में आते रहे हैं। मामला चाहे उत्तराखंड प्रवक्ता को लेकर हो, या मामला चाहे उत्तर प्रदेश प्रवक्ता को लेकर हो, या मामला चाहे राजस्थान प्रवक्ता को लेकर के हो। लोक प्रशासन के संदर्भ में हमने काफ़ी कैलकुलेशंस की हैं और हम ये भी देख पा रहे हैं कि लोक प्रशासन का डिस्कशन काफ़ी लेंदी हो गया है। और कई बार ये भी माना जाता है कि जब हम अपनी चर्चाओं में काफ़ी व्यापक हो जाते हैं, या जब कभी हम लोग अपने डिस्कशन को वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बना लेते हैं, तो वो नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ अब तक लोक प्रशासन में हमने आपको सिखाया है, आप तमाम प्रकार की बातों के साथ अपना जुड़ाव करके चलेंगे। वर्तमान समय तक की जो भी चर्चाएं आपके समक्ष बनी हुई हैं, वो चर्चाएं आपको एक सही रास्ता दिखाने का कार्य करेंगी। उन चर्चाओं को आधार बना करके अगर आप अपनी ओर से किसी भी किताब का अध्ययन करने का कार्य करेंगे, या अपनी ओर से मान लीजिए कोई भी तथ्यात्मक जानकारी आप लोग जोड़ने का कार्य करेंगे, तो मैं तो यही मान के चलूँगा व्यक्तिगत तौर पर कि आपको असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको सुविधाओं का सामना ही करना पड़ेगा। खैर, बातें मुझे आपसे बहुत कुछ करनी है, लेकिन आज फिलहाल मैं टॉपिक ही आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और मेरे मस्तिष्क में असल में चल क्या रहा है, मेरे माइंड में असल में चल क्या रहा है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि आप लोगों के मस्तिष्क में आ रहा होगा कि 10 मई को हमारा पेपर है और बैक टू बैक क्लासेस हमारे सामने नहीं आ रही हैं। आप लोग काफ़ी परेशान भी हो रहे होंगे। तो इसकी वजह है, मैं वजह आपके सामने रखूंगा। फिलहाल आज तो खैर हम टॉपिक पर ही क्या अपना डिस्कशन करने का कार्य करेंगे। लोक प्रशासन की दुनिया में एक टॉपिक आपके सामने आता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब एक तरीका तो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को आप एक या दो लाइनों के माध्यम से कैलकुलेट करके चलें और अगला कोई प्रिंसिपल आप लोग उठा लें। अगर ये काम मान लीजिए मुझे करना हो, तो मैं 2 से ढाई घंटे की क्लासेस में या 2 से ढाई घंटे की क्लास में लोक प्रशासन का जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं ख़त्म कर दूंगा। और हो सकता है कि इसको ऐसा देख कर के आपको कई बार अच्छा भी लगे कि चलिए एटलीस्ट हमारा सिलेबस तो वाइंड अप हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बेस बनाते हुए अपना व्यवहार लेकर के आएंगे, है ना, मेरी बातों को समझना। अगर आप लोक प्रशासन को, दैट मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपना बेस बनाते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यदि आप लोग अपना बेस बनाते हैं, और जब आप अपना डिस्कशन लेकर के आते हैं किसके रिगार्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में एक ऐसा प्रिंसिपल है मेरे प्यारे साथियों, जो आपकी परीक्षाओं में आने की पूरी पूरी क्षमता रखता है, जो आपकी परीक्षाओं में आने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। बात क्या है, देखिए, ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, अगर हम इसके साथ वो कैलकुलेशन करें जिसके बारे में आपको जानकारी है, यानी कि ये जो प्रिंसिपल आपके सामने बना हुआ है, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो अगर हम बात करें कि इसके मेजर प्रोपाउंडर कौन है, इसके मेजर प्रोपाउंडर, मुख्य प्रतिपादक,
मेजर प्रोपाउंडर यानी कि मुख्य प्रतिपादक, हिंदी में क्या कहेंगे, मुख्य प्रतिपादक। तो मुख्य प्रतिपादक के रिगार्डिंग आपका आंसर क्या आ जाता है, आप कहते हैं फ्रेडरिक टेलर, यही आपका आंसर आता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी विद्यार्थी अपने अपने तैयारियों में जुड़े होंगे वो तमाम प्रकार के विद्यार्थीगण बिल्कुल ये आंसर लाएंगे यहाँ पर। और अगर वो अपना कोई ऐसा आंसर यहाँ पर लेकर के आते हैं तो मेरे हिसाब से उनका जो आंसर है वो अपने आप में क्या है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आंसर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आंसर में किसी प्रकार की क्या है, कोई समस्या नहीं है, आंसर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ये बात समझना। लेकिन अगर वो आपसे ये सवाल पूछ बैठे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, और अगर आपसे वो ये पूछ बैठे कि वैज्ञानिक प्रबंधन नामक शब्दावली का पहला प्रयोगकर्ता तो होगा ये कि आप बहुत कुछ पढ़ के जाएंगे और बहुत कुछ यहां पर आप कैलकुलेट करके जाएंगे, लेकिन वो एक बहुत हल्का सा सवाल आपके सामने रखेगा और ये पूछेगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसी टर्मिनोलॉजी जो आपके सामने आती है, वैज्ञानिक प्रबंधन जैसी शब्दावली जो आपके सामने आती है, इसका पहला प्रयोगकर्ता कौन है। तो इसका जो पहला प्रयोगकर्ता है वो फ्रेडरिक टेलर नहीं है। फ्रेडरिक टेलर को इस सिद्धांत का, इस प्रिंसिपल का आप मुख्य प्रतिपादक कहेंगे, मेजर प्रोपाउंडर आप कहने का काम करेंगे, लेकिन यहां पर जो आपके फ्रेडरिक टेलर हैं उन्होंने इस शब्दावली का सबसे पहली बार प्रयोग नहीं किया था। तो सबसे पहला जो प्रयोगकर्ता आपका बनता है मेरे प्यारे साथियों, वो नाम आपके सामने आता है लुई, एक नाम आपके सामने आता है लुई ब्रेंडिस। लुई ब्रेंडिस, इस कैरेक्टर का रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और यहां पर जो लुई ब्रेंडिस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हीं की ओर से आप बात करेंगे कि इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन नामक शब्दावली का सबसे पहली बार क्या है, प्रयोग करने का कार्य किया था। फ्रेडरिक टेलर के पास अपनी एक फेमस बुक है रिगार्डिंग दिस, इनके पास क्या है, अपने एक फेमस बुक है, और उस फेमस बुक का नाम ही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उस फेमस बुक का नाम ही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करके चलूंगा कि ये डिफरेंस क्रिएट करना आपको आना चाहिए कि वैज्ञानिक प्रबंधन जो मामला है आपके सामने, इसका मुख्य प्रतिपादक आप किसे लेकर के चलेंगे, या इस शब्दावली का जो पहला प्रयोग करता है वहां पर आपका व्यवहार कैसा रहेगा, वहां पर आपका व्यवहार कैसा रहेगा। तो ये डिफरेंस मेरे प्यारे साथियों क्या है, हम लोगों को क्रिएट करना आना चाहिए। हम लोग बहुत कुछ कैलकुलेट कर लेंगे ऐसी बात नहीं है, इस सिद्धांत के रिगार्डिंग हम लोग अपनी रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस कर लेंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन एग्जामिनर एक हल्की सी बात आपसे करेगा और वहां पर आपका ध्यान बार बार कहां जाएगा, फ्रेडरिक टेलर की ओर जाएगा, बार बार आपका ध्यान कहां जाएगा, फ्रेडरिक टेलर की ओर जाएगा। तो आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको अननेसेसरी अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। ये बेसिक डिफरेंस आप क्या है लेकर के चलेंगे। अब देखो मैं इसकी नब्ज आपके सामने रखता हूं। नब्ज क्या है, सारी बातें आप किसकी ओर से करेंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रेडरिक टेलर। ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रेडरिक टेलर, फ्रेडरिक टेलर।
ठीक है। अब सबसे पहले आप ये कहेंगे कि उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिद्धांत आपके सामने रखा है, क्या कहा मैंने, उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिद्धांत आपके सामने रखा है, यहां आप एक रेफरेंस अवश्य जोड़ के चलेंगे, औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ में, औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ में, औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ में। डन। और ये आपको कह करके चलना पड़ेगा, औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ में, क्योंकि जब तक आप ये नहीं कहेंगे तो आगे का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। जब तक आप ये नहीं कहेंगे तो आगे का रास्ता आपको क्या है, नहीं मिलेगा। आगे का रास्ता आपको क्या है, नहीं मिलेगा। तो ये आपको कह करके चलना पड़ेगा कि इन्होंने जो अपना ये प्रिंसिपल आपके सामने रखा है, उसका जो वेरी कंप्लीट एसोसिएशन आपको लेकर के चलना है, जो एक संपूर्ण जुड़ाव आपको लेकर के चलना है, वो आप कहां लेकर के चलेंगे, औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ में लेकर के चलेंगे। अब नब्ज आपको देते हैं, फिर बाद में कंपैरिजन करना सिखाऊंगा आपको कि आपका एग्जामिनर आपको कहां कहां लेकर के जा सकता है, कहां कहां लेकर के जा सकता है। अगर मामला ऐसा है तो आप एक काम कर लो, आप एक काम करेंगे, आप लेंगे रेफरेंस, रेफरेंस ऑफ एनी इंडस्ट्री, रेफरेंस ऑफ एनी इंडस्ट्री, यानी कि किसी भी उद्योग का क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप यहां पर रेफरेंस लेने का काम करेंगे। और एक काम करो कि ऐसा व्यवहार करो कि अगर आपने किसी भी उद्योग का रेफरेंस लेने का काम किया है तो उद्योग के साथ आप जोड़ दो क्या है, अपनी जो हमने पहले सीखा है, वर्ग आधारित चर्चा। क्या जोड़ के चलो, वर्ग आधारित चर्चा। और जब आप यहां पर अपनी वर्ग आधारित चर्चा जोड़ के चलेंगे तो एक वर्ग आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, पूंजीपति वर्ग। एक वर्ग आपको क्या लेके चलना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, पूंजीपति वर्ग। और एक वर्ग आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, मजदूर वर्ग। एक वर्ग आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, पूंजीपति वर्ग। और एक वर्ग आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, मजदूर वर्ग आपको लेके चलना पड़ेगा। अब जैसा कि हमने बार बार सीखा है कि अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तमाम प्रकार के जो भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं वो पूंजीपति वर्ग को होते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आलोक में तमाम प्रकार की जो हानियां उठानी पड़ती हैं वो किसको उठानी पड़ती हैं मेरे प्यारे साथियों, मजदूर वर्ग को तमाम प्रकार की क्या है, हानियां उठानी पड़ती हैं। ये आप जानते हैं, या आप समझते हैं, या आपने काफी पढ़ा भी है और इस मामले को आपने क्या है, काफी ज्यादा कैलकुलेट किया भी है। लेकिन जो फ्रेडरिक टेलर हैं, उनका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, ये कुछ अलग आपको सिखाने का काम करता है। ये क्या है, कुछ अलग आपको सिखाने का काम करता है। कुछ अलग सिखाने का मतलब क्या है, फ्रेडरिक टेलर का जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो आपको ये सिखाने का काम करता है कि जो बेनिफिट्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है भाई, मजदूर वर्ग को भी प्राप्त होनी चाहिए। जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, मजदूर वर्ग को भी प्राप्त होनी चाहिए। और जो बेनिफिट्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, पूंजीपति वर्ग को भी प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि लाभ दोनों को देना चाहते हैं। आपने इस प्रिंसिपल के माध्यम से जो लाभ हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, दोनों को देना चाहते हैं। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो लाभ देने का कार्य करती है वो केवल और केवल किसको देने का कार्य करती है, पूंजीपति वर्ग को देने का कार्य करती है। बात को एक एक बात को पकड़ना। यहां जो फ्रेडरिक टेलर हैं, उनका जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो आपको साफ साफ ये सिखाता है कि भैया देखो, ऐसा है कि अगर आप किसी भी उद्योग का रेफरेंस लेने का काम करेंगे तो उद्योग के साथ आप पूंजीपति वर्ग को जोड़ के चलेंगे, उद्योग के साथ क्या आप मजदूर वर्ग को भी जोड़ के चलेंगे। और ये फ्रेडरिक टेलर अपने इस प्रिंसिपल के माध्यम से साफ साफ आपको ये सिखाने का काम करते हैं कि मैं लाभ दोनों को देना चाहता हूं, केवल एक वर्ग को मैं लाभ नहीं देना चाहता हूं।
हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि फ्रेडरिक टेलर लाभ दोनों वर्गों को देना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनका झुकाव पूंजीपति वर्ग की ओर रह गया है। वो झुकाव आपको असल में लेकर के चलना ही नहीं है, आपको तो साफ साफ विदाउट एनी हेजिटेशन यहां पर यह कहकर के चलना पड़ेगा कि इन्होंने अपने इस प्रिंसिपल के बिहाफ पर दोनों को बेनिफिट्स यानी कि दोनों को क्या है लाभ देने का कार्य किया है, दोनों को क्या है लाभ देने का कार्य किया है। तो हम यहां पर अब यह कह सकते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया के संदर्भ में, उत्पादन की प्रक्रिया के संदर्भ में, उत्पादन की प्रक्रिया के संदर्भ में पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग, पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग के मध्य एक सकारात्मक वेरी पॉजिटिव, एक सकारात्मक संतुलन स्थापित करना, एक सकारात्मक संतुलन स्थापित करना इस सिद्धांत का उद्देश्य है, इस सिद्धांत का उद्देश्य है, इस सिद्धांत का उद्देश्य, इस सिद्धांत का उद्देश्य, या आप कह के चलो इस सिद्धांत का उद्देश्य है ना। यानी कि अगर वो इस लाइन पर आपसे क्वेश्चन पुटअप करने का काम करेगा तो इस लाइन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई ऑप्शन आपको वहां पर मिल जाएगा। आप हमेशा यही कहेंगे कि फ्रेडरिक टेलर अपने इस सिद्धांत के माध्यम से दोनों को बेनिफिट देना चाहते हैं और उत्पादन की प्रक्रिया के संदर्भ में पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग के मध्य क्या है एक सकारात्मक संतुलन, आप वेरी पॉजिटिव बैलेंस स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये आपको कहीं भी क्या है मिल जाएगा। अब आगे की जो यात्रा हमारी है वो इसी सेंटेंस के बिहाफ पर अपने आप को कैलकुलेट करा लेती है, वो इसी सेंटेंस के बिहाफ पर क्या है मेरे प्यारे साथियों अपने आप को कैलकुलेट करा लेती है, वो इसी सिद्धांत के बिहाफ पर क्या है अपने आप को कैलकुलेट करा लेती है। क्योंकि फ्रेडरिक टेलर ने यहां पर एक बहुत ही बढ़िया बात कही है। उन्होंने ये भी समझाया कि जब आप किसी भी उद्योग को अप्रोच करने का काम करते हैं तो उद्योग का जो मालिक होता है, जिसे हमने जनरली यहां पर क्या कहा है पूंजीपति वर्ग कहा है, वो क्या है वो कम से कम इन्वेस्ट करना चाहता है और अधिक से अधिक क्या है उत्पादन कराना चाहता है। वो क्या है कम से कम इन्वेस्ट करना चाहता है और अधिक से अधिक क्या है उत्पादन कराना चाहता है। और मजदूर वर्ग ये चाहता है कि जो मेरा मालिक है वो मुझे एक बहुत ही आकर्षित है ना, एक बहुत ही क्या आकर्षित वेतन देने का काम करे। तो फ्रेडरिक टेलर आपको बातों बातों में ये भी बात समझाने का काम करते हैं कि सारी समस्या की जड़ यही तो है। जो मालिक है वो कम से कम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या है प्रोडक्शन करवाना चाहता है, और जो वर्किंग क्लास है वो एक हैंडसम अमाउंट की डिमांड करती है, स्पेशली ऑन द बिहाफ ऑफ एनी ओनर ऑफ एनी इंडस्ट्री। तो ऐसे में वो कहते हैं कि टकराव की स्थिति बनी रहती है, तो वो एक एफर्ट आपके सामने रख रहे हैं कि मेरा एक प्रयास है कि ये जो टकराव की स्थिति बनी रहती है, इस टकराव की स्थिति को प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बिहाफ पर हम काफी हद तक क्या है रिजोल्व करा सकते हैं, हम काफी हद तक क्या है इसका हल निकाल सकते हैं। और बातें देखो उन्होंने बिल्कुल सही कही हैं। मालिक हमेशा यही चाहेगा कि उसे कम से कम क्या है इन्वेस्टमेंट करके चलना पड़े, और मजदूर हमेशा यही चाहेगा कि उसका मालिक उसे क्या है एक आकर्षित वेतन देने का कार्य करे। तभी तो उन्होंने शुरुआत में ही आपको यह बात समझाने का कार्य किया कि मैं बेनिफिट्स दोनों को दिलवाना चाहता हूं, और मेरा मानना यह है कि मेरा यह प्रिंसिपल आपको यह सिखाने का काम करेगा कि उत्पादन की प्रक्रिया के संदर्भ में पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग के मध्य एक सकारात्मक संतुलन क्या है स्थापित हो जाए।
अब आगे की चर्चा इसी बात पर तो है। जैसे मैंने यहां पर एक और आपको क्या दिया, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब जो मैं कंपैरिजन कराना आपको सिखाऊंगा, ये आपका एग्जामिनर आपसे बातचीत कर सकता है अगर उसका मन ये है कि भैया मुझे इस सिद्धांत की ओर से सामने वाले अभ्यर्थी को बिल्कुल गिराना है या हराना है। तो इसलिए आपको अपने आप को थोड़ा क्या है, तैयार करके जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा, हमने मेन ऑब्जेक्टिव क्या लिया, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये बना मेरे प्यारे साथियों, इसका शॉर्ट फॉर्म में एक बार फिर लिखना पड़ेगा। मेन ऑब्जेक्टिव हम क्या लेके चले, तो मेन ऑब्जेक्टिव हम ये लेके चले कि पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग के मध्य संबंधों को बेहतर बनाना, संबंधों को बेहतर बनाना, संबंधों को बेहतर बनाना, संबंधों को बेहतर बनाना। अब वो कहां कहां आपको लेकर के जाएगा, वो कहां कहां आपको लेकर के जाएगा, वो परेशान करेगा आपको। वो क्या करेगा, वो आपको परेशान करेगा। परेशान ऐसे करेगा कि भैया आप एक काम करो, आप इसका एसोसिएशन पूंजीवाद के साथ कैसे लेके चलेंगे। आप इसका एसोसिएशन पूंजीवाद के साथ कैसे लेके चलेंगे, इसका जुड़ाव आप क्या है, पूंजीवाद के साथ कैसे लेकर के चलेंगे। यानी कि वो आपको चेक कराएगा, आपको चेक करेगा कि पूंजीवाद के साथ इसके संबंध कैसे हैं। संबंध संघर्ष के धरातल पर हैं, संघर्ष सहयोग के धरातल पर हैं, संबंध समर्थन के धरातल पर हैं या संबंध परिवर्तन के धरातल पर हैं। संबंध कहीं संपूर्ण परिवर्तन के धरातल पर तो नहीं है, संबंध कहीं आंशिक परिवर्तन के धरातल पर तो नहीं है। अब जैसा उसका मन होगा वैसी लैंग्वेज, वैसी भाषा आपको क्या है, वो देने का कार्य कर देगा। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि पूंजीवाद में तो कहानी अलग ही है ना, कि पूंजीवाद में एक और आपने क्या दिखाया, पूंजीपति वर्ग आपने दिखाया, और एक और आपने क्या दिखाया, मजदूर वर्ग आपने दिखाया। एक और आपने पूंजीपति वर्ग दिखाया, एक और आपने क्या है, मजदूर वर्ग आपने दिखाया। ठीक है। बेनिफिट्स यानी कि लाभ आपने किसको दिया, लाभ आपने इसको देने का कार्य किया, इसको आपने लाभ देने का कार्य किया, और इसको आपने क्या है, इसको आपने या तो सुविधाओं का अभाव दिया, इसको या तो आपने क्या है भाई, सुविधाओं का अभाव दिया, या फिर इसको आपने क्या दिया मेरे प्यारे साथियों, शोषण आपने दिया। या तो इसे आपने क्या दिया, सुविधाओं का अभाव दिया, या इसे आपने क्या दिया, शोषण देने का कार्य किया, या इसे आपने क्या दिया, शोषण देने का कार्य किया। यानी कि मजदूर वर्ग जो है वो सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन व्यतीत करेगा, या फिर आप जानते हैं कि उसका क्या होगा, उसका शोषण होगा, उसका शोषण होगा। अब क्या कहोगे, यहां इनका ये प्रिंसिपल क्या है, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के मध्य के संबंधों को बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन जो पूंजीवाद है वो संबंधों को बेहतर अवस्था में लेकर के चलता ही नहीं है, वो संबंधों को क्या है, बेहतर अवस्था में लेकर के चलता ही नहीं है। उसमें तो आप देख पा रहे हैं कि तमाम प्रकार के जो लाभ हैं वो पूंजीपति वर्ग को दिए जाते हैं, और मजदूर वर्ग को आवश्यक सुविधाओं के अभाव में छोड़ दिया जाता है, या मजदूर वर्ग का नाना प्रकार से क्या है, शोषण किया जाता है, नाना प्रकार से क्या है, शोषण किया जाता है। अब आप रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करोगे, कंपैरेटिव स्टडी कैसे लेके आओगे, मैं यहां पर आपको कुछ सेंटेंसेस देने का कार्य करूंगा।
जैसे आप हमेशा कहेंगे टेलर का यह सिद्धांत, टेलर का यह सिद्धांत पूंजीवाद, पूंजीवाद का संपूर्ण नाश नहीं चाहता, पूंजीवाद का संपूर्ण नाश नहीं चाहता, पूंजीवाद का संपूर्ण नाश नहीं चाहता। आप ये भी कहेंगे टेलर का यह सिद्धांत, टेलर का यह सिद्धांत पूंजीवाद का आंशिक विरोधी है। आंशिक कहना, संपूर्ण नहीं, पूंजीवाद का आंशिक विरोधी है, पूंजीवाद का आंशिक विरोधी है, पूंजीवाद का आंशिक विरोधी है। आगे कहेंगे टेलर का यह सिद्धांत, टेलर का यह सिद्धांत पूंजीवाद में आंशिक परिवर्तन कराना चाहता है, पूंजीवाद में आंशिक परिवर्तन कराना चाहता है, पूंजीवाद में आंशिक परिवर्तन कराना चाहता है। आंशिक परिवर्तन कराना चाहता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप अपने साथ लेकर के चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। और जो फ्रेडरिक टेलर का ये प्रिंसिपल आपके सामने आता है, इसे आप कहां जोड़ पाएंगे, आप किसके साथ जोड़ पाएंगे, आप इसे क्या है, पूंजीवाद के साथ क्या है, बड़ी ही आसानी के साथ क्या है, जोड़ करके चल पाएंगे। बड़ी ही आसानी के साथ क्या है, आप इसे जोड़ करके चल पाएंगे, है ना। ये बातें आपको यहां पर कहनी है। अब वो कहीं और आपको लेकर के जाएगा, है ना। अब वो क्या है, कहीं और आपको लेकर के जाएगा कि भी उनका ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आप जोड़ें किसके साथ, मार्क्सवाद के साथ। इस सिद्धांत को आप किसके साथ जोड़ें, मार्क्सवाद के साथ जोड़ें। तो अगर इस सिद्धांत को आप मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का काम करेंगे तो आप जानते हैं कि मार्क्सवाद क्या है, वो तो पूंजीवाद का संपूर्ण नाश चाहता है। मार्क्सवाद क्या है, वो तो पूंजीवाद का संपूर्ण नाश चाहता है। तो आप कहेंगे कि जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अपने चरित्र कोमा व्यवहार में, अपने चरित्र कोमा व्यवहार में, अपने चरित्र कोमा व्यवहार में मार्क्सवादी नहीं, अपने चरित्र कोमा व्यवहार में मार्क्सवादी नहीं, अपने चरित्र कोमा व्यवहार में कैसा नहीं है, मार्क्सवादी नहीं। बिल्कुल आराम से आप इस बात को वहां पर क्या है, इस्टेब्लिश करके आ सकते हैं। ठीक है, आगे आपको कहां लेके जा सकता है, अब मार्क्सवाद का जुड़ाव करवा लिया है तो साम्यवाद का जुड़ाव भी करवा सकता है। तो अगर मार्क्सवाद के बारे में ये व्यवहार है तो ऐसा व्यवहार आपको साम्यवाद के बारे में भी करना पड़ेगा। और आप साफ साफ कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अपने चरित्र कोमा व्यवहार में, अपने चरित्र कोमा व्यवहार में, अपने चरित्र कोमा व्यवहार में साम्यवादी भी नहीं, साम्यवादी भी नहीं, साम्यवादी भी नहीं, साम्यवादी भी नहीं। और आगे ये बिल्कुल आपके साथ होगा
वो समाजवाद को भी लेकर के बातचीत कर सकता है, वो समाजवाद को लेकर भी बातचीत कर सकता है। अब यहां आपको कैसा व्यवहार करके आना है, तो यहां आप ऐसा व्यवहार करके आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अपने चरित्र कोमा व्यवहार में समाजवादी रहा। यहां आपको कहना पड़ेगा अपने चरित्र कोमा व्यवहार में समाजवादी रहा। तो पूंजीवाद के साथ क्या रिलेशन आपको लेकर के चलना है, ये हमने यहां पर डिस्कस किया। मार्क्सवाद के साथ आपको कैसा रिलेशन लेकर के चलना है, ये हमने यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों डिस्कस करने का कार्य किया। और साम्यवाद के साथ कैसा डिस्कशन आपको लेकर के चलना है, ये हमने यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों डिस्कस करने का कार्य किया। ओके, और समाजवाद के साथ कैसा डिस्कशन लेकर के चलना है, ये अभी मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, ये अपने चरित्र में और अपने व्यवहार में समाजवादी रहा है। ये अपने चरित्र और अपने व्यवहार में क्या है, समाजवादी रहा है। अब यही तो फंसाएगा, अब वो यही तो फंसाएगा एंड में आकर के, है ना। समाजवादी रहा है, लेकिन अब कौन से समाजवाद के साथ आप जुड़ाव करके चलेंगे। समाजवादी रहा है तो अब कौन से समाजवाद के साथ आप जुड़ाव करके चलेंगे, यहां होगी आपकी असली अग्नि परीक्षा। तो हम आपको रास्ता दे रहे हैं कि समाजवादी रहा है, लेकिन कौन से समाजवाद के साथ आप जुड़ाव लेकर के चलेंगे और कहां कहां आपसे बातचीत हो सकती है। तो इसका रास्ता भी जो आपको मिलेगा, तो मेरे प्यारे साथियों इसका रास्ता भी जो आपको मिलेगा, तो प्रॉपर जो वे आपको मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। समाजवाद का एक ऐसा रूप आपको यहां पर इस्टेब्लिश करके चलना पड़ेगा, समाजवाद का एक ऐसा रूप आपको यहां पर चैनलाइज करके चलना पड़ेगा जो आपको ये सिखाता हो कि पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग के मध्य के जो संबंध है वो बेहतर हो जाए, है ना। तो मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि टॉपिक अगर कोई 1 या 2 दिन लेट आपके सामने आता है तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आप जब भी कोई डिस्कशन करें, आप जब भी कोई चर्चा करें, वो चर्चा आपकी मजबूत होनी चाहिए और आपको हमेशा कुछ ना कुछ क्या है अच्छा सिखाने का कार्य करके चले। आ जाओ, देखो कैसे जुड़ाव करोगे, रास्ता यहीं से मिलेगा और कहां कहां आपको लेकर के जा सकता है। तो 20 में स्टैब्लिश कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वो 3 तरीके से आपसे बातचीत कर सकता है। मेरे हिसाब से वो क्या है, 3 प्रकार से आपसे बातचीत कर सकता है। 3 प्रकार से आपसे क्या है मेरे प्यारे साथियों बातचीत कर सकता है ना। एक ग्राउंड आपके सामने क्या रखेगा, समाजवाद का प्रारंभिक रूप, समाजवाद का प्रारंभिक रूप, समाजवाद का प्रारंभिक रूप। ओके डन। एक ग्राउंड आपके सामने क्या रखेगा मेरे प्यारे साथियों, एक ग्राउंड आपके सामने रख देगा जिसको आप कहते हैं फेबियन समाजवाद। मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को फेबियन समाजवाद, और मुझे याद है कि समाजवाद पर तो पता नहीं 7 या 8 क्लासेस आपको दी गई हैं। फेबियन समाजवाद, और एक आपके सामने रख देगा वैज्ञानिक समाजवाद। एक आपके सामने क्या रख देगा, वैज्ञानिक समाजवाद रख देगा। वैज्ञानिक समाजवाद आपके सामने क्या है भाई, बहुत ही प्यार के साथ क्या है
रख देगा, है ना। तो आप जानते हैं कि समाजवाद का जो प्रारंभिक रूप है, यानी कि जो प्रारंभिक समाजवादी हैं, हमने बहुत डिटेल में डिस्कशंस किए हैं, हमने बहुत डिटेल में जाकर के क्या है इन पर अपनी जो बातचीत है वो की है ना। तो हमने पढ़ा है कि समाजवाद का जो प्रारंभिक रूप है, एक तो क्या है कि उसमें क्रांति आपको नहीं दिखाई पड़ती है, उसमें पूंजीवाद का संपूर्ण नाश आपको नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें पूंजीवाद का संपूर्ण नाश आपको नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें पूंजीवाद का संपूर्ण नाश आपको नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें पूंजीवाद का संपूर्ण नाश आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है। समाजवाद का जो प्रारंभिक रूप है वो कैसा है, वो अपने व्यवहार में संवैधानिक रहा, अपने व्यवहार में संवैधानिक रहा, अपने व्यवहार में कैसा रहा मेरे प्यारे साथियों, संवैधानिक रहा। अपने व्यवहार में संवैधानिक रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब आप समाजवाद के प्रारंभिक रूप के सामने पूंजीपति वर्ग को रखने का कार्य करेंगे, पूंजीपति वर्ग को रखने का कार्य करेंगे, और साथ ही साथ आप क्या है मजदूर वर्ग को भी क्या है रखने का कार्य करेंगे, मजदूर वर्ग को भी क्या है रखने का कार्य करेंगे। तो समाजवाद का जो प्रारंभिक रूप है वो पूंजीपति वर्ग से एक संवैधानिक अपेक्षा करता है, एक संवैधानिक अपेक्षा करता है, एक संवैधानिक अपेक्षा करता है। क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, एक संवैधानिक अपेक्षा करता है, और उस संवैधानिक अपेक्षा के माध्यम से पूंजीपति वर्ग को क्या कहता है कि भैया देखो ऐसा है कि मजदूर वर्ग को भी अधिकार संपन्न कराया जाए, मजदूर वर्ग को भी अधिकार संपन्न करा दिया जाए, मजदूर वर्ग को भी अधिकार संपन्न करा दिया जाए। मजदूर वर्ग को भी क्या है अधिकार संपन्न करा दिया जाए, मजदूर वर्ग को भी क्या है अधिकार संपन्न करा दिया जाए। तो अगर मामला समाजवाद के प्रारंभिक रूप में आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ता है तो आप ये कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कोमा समाजवाद के प्रारंभिक रूप का, समाजवाद के प्रारंभिक रूप का, समाजवाद के प्रारंभिक रूप का विरोधी नहीं, समाजवाद के प्रारंभिक रूप का विरोधी नहीं। ठीक है, समाजवाद के प्रारंभिक रूप का क्या नहीं है भाई, विरोधी नहीं। अब आप जानते हैं कि जो फेबियन समाजवाद है, हमने क्लास में आपको बताया होगा कि इसका ओरिजिन एंड इनिशियल डेवलपमेंट कहां पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और भारतीय संदर्भ में एनी बेसेंट एक ऐसे करैक्टर रहती हैं जिन्होंने भारत में क्या है फेबियन सोशियलिज्म, फेबियन समाजवाद को काफी डिसेमिनेट करने का काम किया था, काफी क्या है प्रचारित करने का काम किया था। तो फेबियन समाजवाद में भी आपको क्रांति नहीं मिलता है, रेवोल्यूशन यहां भी आपको क्या है नहीं दिखाई पड़ती है। एक बात, फेबियन समाजवाद भी क्या है पूंजीवाद का संपूर्ण नाश नहीं चाहता है, पूंजीवाद का संपूर्ण नाश नहीं चाहता है। ठीक है, और फेबियन समाजवाद भी क्या है अपने व्यवहार में संवैधानिक रहा, अपने व्यवहार में संवैधानिक रहा, अपने व्यवहार में कैसा रहा है,
कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक रहा। और आगे कहेंगे इसने भी पूंजीपति वर्ग से यही संवैधानिक अपेक्षा की कि मजदूर वर्ग को अधिकार संपन्न कराया जाए। मजदूर वर्ग को अधिकार संपन्न कराया जाए। मजदूर वर्ग को अधिकार संपन्न कराया जाए। तो यहां आपको एंड में आकर के क्या कहना होगा मेरे प्यारे साथियों? यहां एंड में आकर के आपको यही कहना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, फेबियन समाजवाद का विरोधी नहीं। 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 बिल्कुल प्रॉपर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड डिस्कशन है। वो कहां कहां आपको लेकर के जा सकता है। आप दुनिया भर की बातें ना पढ़ें। जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं ये बातें प्रॉपर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं और ऐसे ही आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल सही दिशा में लेकर के चलने की आवश्यकता भी रहेगी। अब बात किसकी आती है? वैज्ञानिक समाजवाद की। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। और अगर जनक कार्ल मार्क्स हैं तो भैया जी इसमें क्या है? रेवोल्यूशन आ जाएगा, क्रांति आ जाएगा। क्रांति आ जाएगा और क्या आ जाएगा? पूंजीवाद का संपूर्ण नाश भी आ जाएगा। पूंजीवाद का संपूर्ण नाश भी आ जाएगा। पूंजीवाद का संपूर्ण नाश भी आ जाएगा। क्रांति आ जाएगा, पूंजीवाद का संपूर्ण नाश भी आ जाएगा। जबकि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये नहीं चाहता। जबकि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं चाहता तो यहां पे आपको विदाउट एनी हेजिटेशन ये बात इस्टेब्लिश करने की नीड है। आप सीधा कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कोमा वैज्ञानिक समाजवाद का विरोधी, कोमा वैज्ञानिक समाजवाद का विरोधी, कोमा वैज्ञानिक समाजवाद का विरोधी। ठीक है, तो मामला ये इस तरीके से आपको लेकर के चलना है। और बिल्कुल अब तो वो चश्मा आपको पहनने की आवश्यकता है जो चश्मा बिल्कुल क्या है? एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहता है। जो चश्मा बिल्कुल क्या है? एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहता है। वो चश्मा आपको पहनने की मेरे प्यारे साथियों क्या है? यहां पर आवश्यकता रहेगी। एक हेडिंग बना लो, वैज्ञानिक प्रबंधन की महत्वपूर्ण विशेषताएं। वैज्ञानिक प्रबंधन की महत्वपूर्ण विशेषताएं। वैज्ञानिक प्रबंधन की महत्वपूर्ण विशेषताएं। नंबर 1, कम से कम निवेश, अधिक से अधिक उत्पादन। यही सेंटेंस परेशान करता है। नंबर 1, कम से कम निवेश,
अधिक से अधिक उत्पादन, कम से कम निवेश, अधिक से अधिक उत्पादन सेंटेंस पूंजीवादी है, लेकिन आपको इस सेंटेंस का अर्थ पूंजीवादी रूप में लेकर के नहीं चलना है। कम से कम निवेश और अधिक से अधिक उत्पादन, इस सेंटेंस के बिहाफ पर वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत या फ्रेडरिक टेलर दोनों को ही बेनिफिट देने का प्रयास करेंगे, पूंजीपति वर्ग को भी और किसे, मजदूर वर्ग को भी। नंबर 2 बना के लिखेंगे, उत्पादन से संबंधित जो उपकरण रहते हैं, उत्पादन से संबंधित जो उपकरण रहते हैं, कोमा, उत्पादन से संबंधित जो कच्चा माल रहता है, कोमा, उत्पादन से संबंधित जो कच्चा माल रहता है, तथा उत्पादन करने की जो नाना प्रकार की पद्धतियां होती हैं, तथा उत्पादन करने की जो नाना प्रकार की पद्धतियां होती हैं, तथा उत्पादन करने की जो नाना प्रकार की पद्धतियां होती हैं, उन सभी में समय के साथ साथ सुधार किए जाएं, उन सभी में समय के साथ साथ सुधार किए जाएं, उन सभी में समय के साथ साथ सुधार किए जाएं, उन सभी में समय के साथ साथ सुधार किए जाएं। नंबर 3, लोगों को कार्य उनकी योग्यताओं के हिसाब से दिया जाए। लोगों को कार्य, नंबर 3 पे क्या है, लोगों को कार्य उनकी योग्यताओं के हिसाब से दिया जाए, लोगों को कार्य उनकी योग्यताओं के हिसाब से दिया जाए, लोगों को कार्य उनकी योग्यताओं के हिसाब से दिया जाए। नंबर 4, लोगों पर कार्य का अनावश्यक बोझ ना डाला जाए, लोगों पर कार्य का अनावश्यक बोझ ना डाला जाए, लोगों पर कार्य का अनावश्यक बोझ ना डाला जाए, लोगों पर कार्य का अनावश्यक बोझ ना डाला जाए। ध्यान इस बात का भी दिया जाए कि कहीं लोगों को मानसिक एवं शारीरिक तौर पर, ध्यान इस बात का भी दिया जाए कि कहीं लोगों को मानसिक एवं शारीरिक तौर पर थकान तो नहीं हो रही है। ध्यान इस बात का भी दिया जाए कि कहीं लोगों को मानसिक एवं शारीरिक तौर पर थकान तो नहीं हो रही है। नंबर 5, लोग या मजदूर वर्ग इस बात के संदर्भ में जागरूक रहें, लोग या मजदूर वर्ग इस बात के संदर्भ में जागरूक रहें कि प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें कितना कार्य करना है, कि प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें कितना कार्य करना है, कि प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें कितना कार्य करना है, कि प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें कितना कार्य करना है। नंबर 6, लोग या मजदूर वर्ग इस संदर्भ में भी जागरूक रहें, लोग या मजदूर वर्ग इस संदर्भ में भी जागरूक रहें कि प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन के हिसाब से ही होना है, कि प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन के हिसाब से ही होना है, कि प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन के हिसाब से ही होना है। नंबर 7, प्रत्येक मजदूर को पूरे दिन का कार्य दिया जाए,
जो भी वर्किंग हार्स बनते हैं उस हिसाब से प्रत्येक मजदूर को पूरे दिन का कार्य दिया जाए। प्रत्येक मजदूर को पूरे दिन का कार्य दिया जाए, मतलब 1 या 2 घंटे का कार्य न दिया जाए। आप चाहें 8 घंटे का कार्य दें, आप चाहें 10 घंटे का कार्य दें, वो दें। आधा घंटा कार्य ना करवाएं या 1 या 2 घंटा कार्य ना करवाएं। क्या लिखा? प्रत्येक मजदूर को पूरे दिन का कार्य दिया जाए। नंबर 8, प्रत्येक मजदूर को उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण दिए जाएं। प्रत्येक मजदूर को उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण दिए जाएं। प्रत्येक मजदूर को उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण दिए जाएं। नंबर 9, प्रत्येक मजदूर इस संदर्भ में भी जागरूक रहे। प्रत्येक मजदूर इस संदर्भ में भी जागरूक रहे। प्रत्येक मजदूर इस संदर्भ में भी जागरूक रहे कि प्रतिदिन के लिए जो कार्य निर्धारित किया जा चुका है, कि प्रतिदिन के लिए जो कार्य निर्धारित किया जा चुका है, कि प्रतिदिन के लिए जो कार्य निर्धारित किया जा चुका है, कि प्रतिदिन के लिए जो कार्य निर्धारित किया जा चुका है, यदि वह प्रतिदिन के हिसाब से नहीं हुआ, यदि वह प्रतिदिन के हिसाब से नहीं हुआ, यदि वह प्रतिदिन के हिसाब से नहीं हुआ, तब संबंधित मजदूर या मजदूरों को हानियां उठानी पड़ सकती हैं। तब संबंधित मजदूर या मजदूरों को हानियां उठानी पड़ सकती हैं। नंबर 10, बड़े बड़े कार्यों को छोटे छोटे कार्यों में बांट दिया जाए। बड़े बड़े कार्यों को छोटे छोटे कार्यों में बांट दिया जाए। बड़े बड़े कार्यों को छोटे छोटे कार्यों में बांट दिया जाए। 11, विशेष प्रकार के कार्य, विशेष प्रकार के कार्य विशेष योग्यताएं रखने वाले लोगों से ही कराए जाएं। विशेष प्रकार के कार्य विशेष योग्यताएं रखने वाले लोगों से ही कराए जाएं। विशेष प्रकार के कार्य विशेष योग्यताएं रखने वाले लोगों से ही कराए जाएं। नंबर 12, मजदूर वर्ग को लगातार मोटिवेट किया जाए। मजदूर वर्ग को लगातार मोटिवेट किया जाए। मजदूर वर्ग को लगातार मोटिवेट किया जाए कि आपको अपने कार्य में, कि आपको अपने कार्य में, मजदूर वर्ग को लगातार मोटिवेट किया जाए कि आपको अपने कार्यों में गुणवत्ता को बनाकर रखना है, क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है। गुणवत्ता को बनाकर रखना है, क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है। नंबर 13, किसी भी उद्योग से संबंधित नाना प्रकार के कार्यों एवं उद्देश्यों के लिए, किसी भी उद्योग से संबंधित नाना प्रकार के कार्यों एवं उद्देश्यों के लिए, किसी भी उद्योग से संबंधित नाना प्रकार के कार्यों एवं उद्देश्यों के लिए योजनाओं का बनाना बड़ा जरूरी। 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 नंबर 14, अनावश्यक कार्यों की समाप्ति बड़ी जरूरी। अनावश्यक कार्यों की समाप्ति बड़ी जरूरी। अनावश्यक कार्यों की समाप्ति बड़ी जरूरी। अनावश्यक
कार्यों की समाप्ति बड़ी जरूरी। तो वर्चुअली 13 करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं और इनमें वो बेनिफिट्स दोनों को देने का काम कर रहे हैं। इनको जब आप क्लोजली ऑब्जर्व करने का काम करेंगे तो बेनिफिट्स वो दोनों को दिलवा करके चले हैं। 13 करैक्टरिस्टिक्स आपको थोड़ा अपने जहन में रखने हैं, लेकिन मेन बात जो है वो मैंने बोर्ड के माध्यम से आपको क्या है समझाने का कार्य किया है कि इस पूरे मामले को आप किस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों क्या है लेकर के चलेंगे या आपको किस प्रकार से क्या है लेकर के चलना चाहिए था। तो ये था आपका फ्रेडरिक टेलर का प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप इसके साथ अपना गंभीर जुड़ाव करके चलेंगे और इस संदर्भ में आप अपने आप को जागरूक करा के चलेंगे कि क्या मामला आपकी परीक्षा में रह सकता है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, मेहनत करते रहो।